हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या मैं लाइव हूँ? और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद और आशीष। चलिए दोस्तों, हम लोग WPI के बारे में लिख रहे थे और WPI में हमने सब कुछ लिख लिया था। सिर्फ हमें लिखना क्या था? तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राइट, चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोट पर। थोड़ी सी मुझे चर्चा करनी थी। कुछ मैं नोट के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा नोट लिख रहे थे हम लोग। जल्दी से बताइए, यस और नॉट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए दोस्तों, तो नोट में सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए। इन इंडिया, इन इंडिया द मेन इंडेक्स ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन इज CPI combined. In India, the main index of measuring inflation is CPI combined. भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक CPI combined है। भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक CPI संयुक्त होता है। CPI combined, CPI संयुक्त होता है। कॉमा करके लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो। पहले WPI होता था, कॉमा, अर्लियर इट वाज WPI, अर्लियर इट वाज WPI। नाउ जरा ध्यान से देखो, और ब्रैकेट में लिख सकते हो कि उर्जित R पटेल समिति की सिफारिशों द्वारा। दोस्तों, 2014 से हमारे भारत में इन्फ्लेशन का जो मेन इंडेक्स है, इस बात को समझने का प्रयास करना कि हमारी सरकार CPI भी कैलकुलेट करती है, WPI भी कैलकुलेट करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट को पूरे देश में यह घोषणा करनी हो कि वर्तमान में भारत में जो इन्फ्लेशन है वो इतने परसेंट है, तो दोस्तों CPI और WPI में सबसे जो मेन इंडेक्स होता है वो होता है CPI कंबाइंड। लेकिन दोस्तों, पहले सरकार भारत में जो इन्फ्लेशन है वो WPI के आधार पर बताती थी। उर्जित R पटेल समिति ने कहा कि नहीं, सरकार एक काम करो, CPI को ज्यादा तवज्जो दो WPI के बजाय। और दोस्तों, हमारे देश में अब WPI के आधार पर इन्फ्लेशन का मेजरमेंट ना होकर सिर्फ CPI, मतलब मेजरमेंट CPI पर भी होता है, WPI पर भी होता है। लेकिन उन दोनों में से जो प्रमुख सूचकांक है भारत का वो है CPI संयुक्त। आई होप मैं अपने शब्दों में, अपनी बातों में बिल्कुल क्लियर हूं और आप तक ये मेरा मैसेज पहुंच गया है। राइट। अब दोस्तों, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। अगर हम बात करें, ओके, शिखा बताएंगे आपके सवाल का जवाब। एक बात और सुनो कि आपके दिमाग में आना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लिया होगा, उर्जित R पटेल समिति की सिफारिशों द्वारा इसको परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि जरा ध्यान से समझना आप मेरी एक बात को, कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों सरकार ने WPI के स्थान पर CPI को तवज्जो दिया। आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो आप यू गाइस मस्ट बी नोइंग दैट। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मतलब नेक्स्ट हेडिंग क्या, नंबर 2। नोट में नंबर 2 लिखो। नोट में नंबर 1 हो गया, अब नोट में ही नंबर 2 लिखो। CPI को अधिक महत्व देने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नाउ, CPI को अधिक महत्व देने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। CPI को अधिक महत्व देने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। रीजन बिहाइंड CPI ओवर WPI आर एस फॉलोज। रीजन बिहाइंड CPI ओवर WPI आर एस फॉलोज।
तो कोशिश करेंगे दोस्तों आज शाम को मिल जाए, वरना कल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं खुद ही भूल गया था राइट। तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने करने में इतना बिजी हो गया कि फिर थोड़ा काम वाम में लग गया। आपको कल तक मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो। रीजन बिहाइंड सीपीआई ओवर डब्ल्यूपीआई आर एस फॉलोज। देखो पहला पॉइंट जरा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट क्या है कि जो सीपीआई है उसमें खुदरा मूल्य होता है, डब्ल्यूपीआई में थोक मूल्य होता है। आमतौर पर जब हम बाजार जाते हैं, आप सभी भाई बहन मुझे बताएंगे, आमतौर पर जब हम बाजार जाते हैं तो हम लोग ज्यादातर, जितने भी ज्यादातर लोग हैं, तो वो कौन सी कीमत पे वस्तुओं को खरीदते हैं, रिटेल प्राइस या हम होलसेल प्राइस। तो इसका मतलब रिटेल प्राइस ज्यादा यूज में आता है रादर देन होलसेल प्राइस हम लोगों के लिए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग पहला पॉइंट लिख लीजिए, इसमें खुदरा कीमतें शामिल होती हैं। कारण में अब लिखिए ए पॉइंट, जैसे आपने नोट में नंबर 2 लिखा, नंबर 2 के नीचे ए, ऐसे बहुत अच्छे से नोट्स स्मार्ट तरीके से बनाइए राइट। तो उसमें लिखिए ए में लिखिए इसमें खुदरा कीमतें शामिल होती हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब रोज में स्मार्ट नहीं लगता क्या राइट। इसमें खुदरा कीमतें, मजाक कर रहा, थैंक यू सो मच, खुश रहिए आप लोग। दोस्तों इट इंक्लूड्स द रिटेल प्राइसेस, पहला रीजन, इट इंक्लूड्स द रिटेल प्राइसेस राइट। नंबर टू, अब आप मुझे ये बताइए क्या डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल होती हैं? जल्दी से कमेंट करिए। जब हम डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट करते हैं तो क्या उसमें सेवाएं शामिल होती हैं? जल्दी बताइए दोस्तों सारे लोग, क्या डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल होती हैं? दोस्तों नहीं होती हैं, जल्दी से कमेंट करिए। क्या डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल होती हैं? तो दोस्तों डब्ल्यूपीआई में एक तो एक समस्या है कि उसमें सिर्फ गुड्स ही गुड्स शामिल होती हैं। तो एक सेकंड पॉइंट ये लिख लो, क्यों रीजन, क्यों ऐसा है कि हम डब्ल्यूपीआई से सीपीआई में शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों दूसरा लिख लो, इट इंक्लूड्स सर्विसेज एज वेल। सीपीआई में सेवाएं भी शामिल होती हैं, सीपीआई में सेवाएं भी शामिल होती हैं, सीपीआई में सेवाएं भी शामिल होती हैं। चलिए एक बात मुझे और बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। एक साइड हमारे पास ये आप लोगों ने सब लिखा था, यहां पर देखो जरा, जो खाद्यान्न की चीजें हैं, प्राथमिक वस्तुएं हैं, इसका वेटेज मात्र 22.62 है। लेकिन सीपीआई में आप देखो जो खाद्य और बेवरेजेस हैं, इसका जो वेटेज है वो 45.86% है। इसका मतलब ज्यादातर जो लोगों से, समझना जरा, जो लोगों को महंगाई की जो चपेट है वो सबसे ज्यादा कहाँ लगती है? खाने पीने के आइटम पर। भाई महंगाई की जो चपेट है वो, क्योंकि देखो खाना पीना तो हमारा जो बहुत ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है? खाने पीने पर। तो अगर हम बात करें तो जो डब्ल्यूपीआई है उसमें फूड और बेवरेजेस, जो खाद्य और पेय पदार्थ हैं या फूड आइटम्स कह लो, फूड आइटम्स हैं, खाद्यान्न मदे हैं या खाद्यान्न वस्तुएं हैं, उन पर उसका जो वेटेज है वो कम है। लेकिन सीपीआई में जो फूड आइटम्स हैं उनका वेटेज ज्यादा है। तो ये भी एक रीजन दिया उर्जित आर पटेल साहब ने और कहा इसलिए सीपीआई को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो लिख लीजिए, इन सीपीआई द मोर वेटेज is given to food items than WPI. In CPI, the more weightage is given to food items than WPI. CPI में CPI में CPI में खाद्य वस्तुओं खाद्य वस्तुओं खाद्य वस्तुओं सीपीआई में खाद्य वस्तुओं पर अधिक भार दिया जाता है, खाद्य वस्तुओं पर अधिक भार दिया जाता है। बहुत बढ़िया है विकास सेंगर, खुश रहिए आप। सर जी अब इकोनॉमी से लव होने लगा है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आने लगा है। अब इकोनॉमी आने लगा है, अब इकोनॉमी, थैंक यू सो मच। ठीक है, खुश रहिए आप सब लोग। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक हमारा सीपीआई हो गया, एक डब्ल्यूपीआई हो गया। हमारे भारत में सिर्फ दो ही इंडेक्स हैं,
या तो हमारी सरकार सीपीआई का यूज करती है या डब्ल्यूपीआई का यूज करती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो एक और इंडेक्स होता है, एक और सूचकांक होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो एक और इंडेक्स होता है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक कीमत सूचकांक। उत्पादक कीमत सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स? क्या होता है? उत्पादक कीमत सूचकांक क्या होता है? राइट दोस्तों, जब एक उत्पादक, ध्यान समझना, देखो क्या लिखा है, उत्पादक मूल्य सूचकांक। जब एक उत्पादक, राइट, जब एक उत्पादक अपने प्रोडक्ट को बेचता है, या हम लोग कहें प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। जब एक प्रोड्यूसर, समझेंगे कॉन्सेप्ट समझना आप, जैसे एक प्रोड्यूसर है, एक उत्पादक है ना, जब वह उत्पादक अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तु या सेवा को बेचता है, सेल करता है, बेचता है, जब एक उत्पादक अपनी वस्तु या सेवा को बेचता है ना, बेचते समय उसे जो प्राइस रिसीव हुआ, उसे जो प्राइस रिसीव्ड हुआ, मतलब जो कीमत प्राप्त हुई अपनी वस्तुओं की, जो उसे अपनी वस्तुओं की कीमत प्राप्त हुई, तो पहले उसे कितनी कीमत मिलती थी उसी प्रोडक्ट को बेचने की, आज उसे उसी प्रोडक्ट को बेचने की कितनी कीमत मिलती है। इसके परिवर्तन को जब हम देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। मैं बनाता हूं ये मार्कर दोस्तों, पहले मैं ये मार्कर बाजार में बेचा करता था, पहले कितने का बिकता था, आज ये बाजार में मार्कर मेरा कितने का बिक रहा है, और इन दोनों में कितना चेंज हो गया, इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर को प्राप्त होने वाले जो प्राइस हैं उसमें कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। एक दूसरी बात आपको याद रखनी है, पीपीआई शॉर्ट में बोलते हैं, पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं सीपीआई की तरह। एक बात और आपको याद रखनी है कि अगर हम पीपीआई की बात करें, प्रोड्यूसर प्राइस की बात करें, तो यहां पर चाहे उसे डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करते हैं हम यहाँ पे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, पहले समझने की कोशिश करना, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जरा जरा ध्यान से सुनेंगे। जब वो प्रोड्यूसर अपने प्राइस को बेचता है, चाहे वो घरेलू बाजार में बेचे या वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे, इस पीपीआई में दोनों कीमतें शामिल होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है आप समझ गए। हमारे इंडियन इकोनॉमी में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन अमेरिका इसका यूज करता है। तो ये पीपीआई का जो कैलकुलेशन है वो यूएस इकोनॉमी में होता है, इंडियन इकोनॉमी का ये शब्द नहीं है, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होती है, समझ गए। प्रोड्यूसर को प्राप्त होने वाला जो प्राइस है, चाहे वो घरेलू अर्थव्यवस्था में मिले, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मिले, इन दोनों को शामिल इसमें किया जाता है। आई होप अपने कमेंट करो, और कमेंट ये किया करो, क्लियर सर, समझ में आ गया, यस सर समझ गए, ऐसी बातें बोलते रहा करो, तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं। सर इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा हूं, अच्छे से समझ आ रहा है, पर पीवाईक्यू नहीं लगा पा रहा क्योंकि क्लासेस बहुत होती हैं, और जो भी टाइम ने जो भी हो, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए, ध्यान से सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे देश में इस पीपीआई का जो रिकमेंडेशन है ये बी एन गोल्डार समिति ने किया था। बी एन गोल्डार
समिति, इंग्लिश मीडियम के भाई बहनों के लिए कमेटी। दोस्तों भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई 2014 के लगभग की ये बात चल रही है, 2014 की ये बात चल रही है। तो BN गोलडार समिति ने इसकी रिकमेंडेशन दी। तो अगर हम बात करें तो हमारे भारत में एक BN गोलडार समिति बनाई और उस BN गोलडार समिति ने कहा क्या कि भैया हमारे देश में क्या किया जाए, एक PPI का यूज किया जाए। तो PPI से संबंधित जो सिफारिशें हैं वो किसने दी, BN गोलडार समिति ने दी। BN गोलडार समिति ने कहा कि हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए, तो BN गोलडार समिति ने कहा कि भारत में फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन द PPI मस्ट बी यूज्ड, राइट। दोस्तों हमारे देश में इन्होंने कहा कि लाइक इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए सरकार को CPI और WPI के साथ साथ PPI को भी यूज करना चाहिए, और ज्यादा तवज्जो जो CPI पहले WPI को देते थे फिर CPI को देने लगे। इनका कहने का पर्पस ये था कि हमें ज्यादा तवज्जो किसे देना चाहिए, हमें PPI को देना चाहिए, क्योंकि इसने ये भी कहा कि PPI में सेवाएं भी शामिल होनी चाहिए। तो जब भी बात चलेगी PPI की तो आप BN गोलडार समिति दिमाग में रखेंगे। और दोस्तों इन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के मेजरमेंट के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 होना चाहिए। बेस ईयर क्या होना चाहिए, 2011-12, 2011-12। आज की क्लास में मैं आपको समय मिलेगा तो ये भी सिखाऊंगा कि बेस अफेक्ट क्या होता है, ऐसे कहते हैं आधार प्रभाव, बेस अफेक्ट। या मैं आपको साथ में ये भी सिखाऊंगा कि वाई ऑन हाउ बेसिस द बेस ईयर इज डिसाइडेड, कि आधार वर्ष किस आधार पर डिसाइड होता है। इसका भी तो कोई ना कोई तरीका होगा जो आपके दिमाग में भी लाइक चल रहा होगा कि सर बेस ईयर का रीजन क्या है चुनने का, राइट। बेस ईयर का रीजन क्या है चुनने का, तो ऐसे हम लोग कहेंगे क्या, द PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मुझे लग रहा है कि व्हाट इज PPI आप समझ गए हैं और PPI को बहुत अच्छे से आप सीख भी गए हैं। ईमानदारी से बताइए समझ में आया या नहीं आया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आज मैं आपको तमाम सारे इंडेक्सेस पढ़ाऊंगा और जिसे हम प्लूरल सेंस में कहेंगे इंडेसेस, है ना। चलो सब लोग समझ गए। तो इसी तरह से क्या हुआ जरा ध्यान से देखिए, एक और कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट जरा एक और समझ लो, एक और बात कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, एक और इंडेक्स रिलीज होता है, इसे हम बोलते हैं WPI फूड इंडेक्स, WPI खाद्य सूचकांक। तो एक और इंडेक्स होता है WPI फूड इंडेक्स, WPI खाद्य सूचकांक, हिंदी में कहेंगे WPI खाद्य सूचकांक, WPI खाद्य सूचकांक क्या होता है वो जरा ध्यान से समझना। WPI खाद्य सूचकांक किसे कहते हैं वो मैं आपको समझाने का एक प्रयास करूंगा। WPI खाद्य सूचकांक में क्या देखा जाता है कि जो होलसेल मार्केट है उसमें जो फूड प्राइसेस हैं उसके प्राइसेस कितने थे, कितने हैं, कितने चेंज हो गए, इसे हम लोग बोलते हैं WPI फूड इंडेक्स। मैंने इतने इंडेक्सेस आपको पढ़ा दिए हैं कि आप लोगों को ये समझ में ही नहीं, आपको अभी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इंडेक्स क्या होते हैं या ये क्या है। तो WPI फूड इंडेक्स आप समझ गए। तो WPI फूड इंडेक्स का मतलब है कि ये मेजर करेगा कि होलसेल मार्केट में जो खाद्यान्नों की कीमतें कितनी थी और आज कितनी है फूड आइटम्स की, राइट। दोस्तों हमारे भारत में सरकार ने इसे लाइक इट स्टार्टेड इन, अगर हम कहें कि हमारी सरकार ने इसे 2017 में मेजरमेंट करना शुरू किया, मतलब 2017 से पहले WPI फूड इंडेक्स भारत में नहीं होता था, राइट। चूंकि WPI का मेजरमेंट कौन करता है बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग वैसे ही समझ गए कि WPI फूड इंडेक्स WPI के साथ ही आएगा। तो इसे कहेंगे मेजर्ड बाय, इसे भी वही ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी DPIIT जो WPI मेजर करता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह से एक और इंडेक्स जिसकी मैंने कल बात करी थी, CPI, या हम कहेंगे CFPI, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, हिंदी में कहेंगे उपभोक्ता
खाद्यान्न उपभोक्ता खाद्यान्न कीमत सूचकांक, उपभोक्ता खाद्यान्न कीमत सूचकांक, इसे हम कहेंगे WPI और CPI फूड प्राइस इंडेक्स। बस आपको कुछ करना ही नहीं है, एक बात याद रखनी है कि इसे भी हमारे भारत में 2017 में प्रारंभ किया गया। तो हमारे देश में जो CPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स हो या लाइक होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स हो, ये कब शुरू होते हैं भारत में? 2017 में। और क्या दूसरी बात भी बताऊं क्या, कि इसका मापन NSO करता है, क्योंकि वो तो NSO के साथ ही आएगा। तो आप जरा गौर से देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने आपको कल समझाया था, यहाँ देखो साफ साफ, ये देखो एक इंडेक्स लिखा है, ये अगर नहीं दिख रहा हो तो ये लिखा CFPI, दिस इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी लिखा है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब 2017 से हमारे भारत में ये दो नए इंडेसेस शुरू होते हैं, राइट नाउ। इसी तरह से दोस्तों एक और बताते हैं आप लोगों को, इसी तरह से क्या होता है, तो एक और इंटरनेशनल लेवल पर एक और इंडेक्स रिलीज होता है, जिसे बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, ऑर्गन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। दोस्तों जो FAO है, तो FAO, तो वो एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसको बोलते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स। एक और इंडेक्स होता है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे बोलते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स। हिंदी माध्यम के भाई बहन हिंदी में भी इसको समझ गए होंगे मेरे बिना बताए, तो क्या कहेंगे? FAO, FAO मतलब लाइक फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्यान्न खाद्यान्न कीमत सूचकांक, इसे हम लोग बोलते हैं FAO, राइट। तो दोस्तों FAO फूड प्राइस इंडेक्स ये क्या है? अगर हम बात करें तो ये जो है, ये FAO किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले कहेंगे FAO फूड प्राइस इंडेक्स जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर हम दूसरी बात कहेंगे दोस्तों, सर लिखवाइएगा समझाने के बाद, राइट, सबर रख सर लिखवाएंगे। अच्छा अच्छा, ऊपर कोई कह रहा होगा लिखवाइए सर ना, कौन कह रहा था? आज वो गया क्लास से। अच्छा चलो, कोई कुछ कह नहीं रहा था, वो कह था पूछ रहा था कोई लिख ले सर, हम फर्स्ट टाइम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है रेनू, खुश रहिए दोस्तों। चलिए, तो जरा ध्यान समझिए, FAO फूड प्राइस इंडेक्स भी होता है एक इंटरनेशनली। तो इसमें क्या, ये क्या मेजर करता है? बताने की जरूरत ही नहीं है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स तो ये मेजर करता है इंटरनेशनली, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की कीमतें क्या थीं और क्या हैं। खत्म बात। तो ये कहेगा FAO। अगर हम बात करेंगे FAO में थोड़ी सी बातें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैंने एक बार देखा, तो FAO में क्या क्या है वो जरा ध्यान समझना। FAO में मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर जो हम फूड प्राइसेस देखते हैं, जो, हाँ बच गए सब लोग आज, राइट। तो दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं तो समझना जरा, इंटरनेशनल लेवल पर FAO क्या क्या शामिल करता है। तो FAO शामिल करता है लाइक वेजिटेबल ऑयल, ये देखता है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है, वनस्पति तेल, इसी में शामिल ये कि और क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इंटरनेशनली मीट के प्राइसेस, जो मांस है उसके प्राइसेस। ये मेजर करता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दोस्तों इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल होते हैं। अब ये मत कहना सर ये डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? दूध दही पनीर, दूध दही पनीर, डेयरी उत्पाद, हिंदी में डेयरी उत्पाद, दूध दही पनीर। इसी में ये शामिल करता है शुगर, पूरे विश्व में जो शुगर है, जो चीनी है, उसका प्राइस क्या है। इसी में ये शामिल करता है फूड ग्रेन्स, जो खाद्यान्न है, हिंदी में फूड ग्रेन्स जो खाद्यान्न है, एटसेट्रा। तो जनरली पूरे विश्व में जो FAO है, FAO क्या करता है? तो दोस्तों वेजिटेबल ऑयल, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर है, फूड ग्रेन, खाद्यान्न, इनकी कीमतों में इंटरनेशनली कितना चेंज हो रहा है इसका मेजरमेंट करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं FAO, राइट। तो मुझे लग रहा है आप लोग ये समझ गए कि
क्या होता है, हम नोट लिख रहे थे, नोट में सारी बातें हो गई, एक तीसरे पॉइंट पे नोट पे लिख लो, तीसरा पॉइंट, फिर हम ये इंडेसेस लिखेंगे। तीसरा पॉइंट नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम ये सारे इंडेसेस लिखेंगे। पहले नोट में तीसरा पॉइंट लिख लो। राइट, सारे लोग बताइए, क्या समझ गए, क्या समझ में आ गया, सारे लोग बताइए मुझे। अन्य आर्थिक जोन के बारे में आपसे पूछने के बोले हैं, यस, मैं बताऊंगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो भारत की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक हम कोई भी बात करेंगे हम लोग नेशनल इनकम के चैप्टर में। राइट, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए नोट में, नोट में तीसरा पॉइंट। और मैं आपकी बाद में कॉपी चाहूंगा आप में से जो स्मार्ट बच्चे होंगे। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, इन इंडिया द सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई is calculated in India, the CPI and WPI is calculated on the basis of point to point method oblique year on year method. In India, the CPI and WPI is calculated. Okay, Garima. In India, the CPI and WPI is calculated on the basis of point to point method oblique year on year method. भारत में मुद्रास्फीति का मापन, भारत में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का मापन, नॉट मुद्रास्फीति, भारत में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का मापन पॉइंट टू पॉइंट विधि, पॉइंट टू पॉइंट विधि, हिंदी में भी ऐसे ही, पॉइंट टू पॉइंट विधि ऑब्लिक वर्ष दर वर्ष विधि। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल क्लियर आपको समझाएंगे। राइट, भारत में सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई का मापन पॉइंट टू पॉइंट विधि ऑब्लिक वर्ष दर वर्ष विधि के आधार पर होता है, वर्ष दर वर्ष आधार पर होता है। राइट, तो नीचे लिख लीजिए या एरो डालकर, एरो डालकर थोड़ा सा उसी के आगे एरो डालकर, इन दिस मैथड, इस विधि में, इन दिस मैथड, इस विधि में वी मेजर इन्फ्लेशन रेट, वी मेजर इन्फ्लेशन रेट by comparing, in this method we measure the inflation rate by comparing the prices of current year's month, the prices of current year's apostrophe s, current year's month with the same month in the previous year, by comparing current year's month with the same month in the previous year. इस विधि में मुद्रास्फीति का मापन वर्तमान वर्ष के माह से, वर्तमान वर्ष के माह को, वर्तमान वर्ष के माह को, माह मतलब मासिक, माह, वर्तमान वर्ष के मंथ को ज्यादा सर अच्छा लगता है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं करते हम लोग, इंग्लिश नहीं लिखते, बताएंगे मेंस की क्लास में। वर्तमान वर्ष के मंथ को ज्यादा चलाऊ भाषा में नोट्स होने चाहिए जिससे आप बाद में समझ जाओ। वर्तमान वर्तमान वर्ष के मंथ या माह को पिछले साल के इसी माह की कीमतों से तुलना की जाती है। वर्तमान वर्ष के माह को या मंथ को पिछले वर्ष के इसी महीने या इसी माह या इसी मंथ के साथ तुलना की जाती है, के साथ तुलना की जाती है। राइट, नेक्स्ट लिख लीजिए हेडिंग, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स।
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, जल्दी से लिख लीजिए, आपको सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक। पहला पॉइंट, उत्पादक मूल्य सूचकांक, पहला पॉइंट, यह उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में, यह उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में यह उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, औसत परिवर्तन को मापता है। औसत परिवर्तन को मापता है, औसत परिवर्तन को मापता है। औसत परिवर्तन को मापता है, जो उसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त होती हैं, जो उसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त होती हैं। It measures the change in the prices. It measures the change in the prices. It measures the change in the prices. It measures the change in the prices which are received by producers, which are received by producers in the domestic market and the international market. In the domestic market and the international market. In the domestic market and the international market. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसी में, इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, इसमें वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इसकी सिफारिश 2014 में, इसकी सिफारिश 2014 में, इसकी सिफारिश 2014 में BN गोल्डार समिति के द्वारा दी गई, BN गोल्डार समिति के द्वारा दी गई। इसकी सिफारिश 2014 में BN गोल्डार समिति के द्वारा दी गई। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, बस इतना ही लिखिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, WPI फूड प्राइस इंडेक्स, WPI फूड प्राइस इंडेक्स, WPI फूड प्राइस इंडेक्स, WPI खाद्य कीमत सूचकांक, WPI खाद्य कीमत सूचकांक, WPI खाद्य कीमत सूचकांक। पहला पॉइंट, इट स्टार्टेड इन 2017, यह 2017 में प्रारंभ हुआ, यह 2017 में प्रारंभ हुआ, 2017 में प्रारंभ हुआ, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं 12 मई, 12 मई 2017 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, आगे नहीं लिखना, बाकी लिख सकते हैं आप लोग। इट स्टार्टेड या इट लॉन्च्ड ऑन
12th May 2017. It launched on 12th May 2017. Next point, it is measured by OEA, DPIIT. इसका मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय DPIIT के द्वारा होता है। आर्थिक सलाहकारी कार्यालय DPIIT के द्वारा होता है। नेक्स्ट, CPI कंज्यूमर CFPI, सॉरी, नेक्स्ट CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। CFPI कंज्यूमर, ये तो हो गया कंज्यूमर। दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें सही कर लेना, ये मई 2014 में लॉन्च हुआ था, ये एक्चुअली 17 में हुआ WPI वाला, और CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता खाद्यान्न कीमत सूचकांक, यह मई 2014 में प्रारंभ हुआ। इट लॉन्च्ड इन May 2014। इट लॉन्च्ड इन May 2014। नेक्स्ट पॉइंट, यह मई 2014 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसे NSO के द्वारा मापा जाता है। इट इज मेजर्ड बाय NSO। इट इज मेजर्ड बाय NSO। चलो, मई 2014 यहां पर, और WFPI मई 12 मई 2017। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके शिखा, बहुत बहुत माफी मुझे, है ना। चलो दोस्तों, जरा ध्यान समझना बातों को। मैं आपको लगे हाथ, मैं सोच रहा हूं कि मैं 2 इंडेसेस और आपको पढ़ाता हूं, जरा ध्यान समझेंगे, क्योंकि इंडेसेस की बात चल रही है। तो एक और इंडेसेस आप सीख लीजिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसे कहते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये भी एक इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है हमारे भारत का, जिसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। राइट, जरा समझेंगे क्या होता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, किसे कहते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं IIP। लेट्स टॉक अबाउट IIP। दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर आप लोग थोड़े से स्मार्ट हैं तो आप बिना मेरे समझाए ये तो बता ही सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। तो आप बताइए, थोड़ा कोशिश करिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। राइट, जरा बताइए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, जरा दिमाग लगाइए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। राइट, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हम किसे कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्या बताएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये क्या बताएगा, सिंपल सी बात है, हम कहेंगे यह औद्योगिक 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 उत्पादन में परिवर्तन का मापन करता है। तो पहला नोट, हेडिंग भी लिख लो, साथ साथ मेरे लिख लो, बाद में इसको ये साथ साथ लिख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बेटा, यस, नहीं इन्फ्लेशन चेंज नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चेंज। विशाल सोनी ने सही कहा। राइट, तो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ब्लैंकेट एंड होम, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। चलो साथ साथ लिख लो, साथ साथ मेरे लिख लो, हेडिंग डालो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना IIP। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ब्रैकेट में लिख लीजिए IIP। अलग से नहीं बोलेंगे हम, इसलिए साथ में आप लिख लीजिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। राइट, क्या मेजर करता है, तो लिख लीजिए यह है औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन, औद्योगिक उत्पादन में
एक समय अवधि, औद्योगिक उत्पादन में एक समय अवधि में परिवर्तन का मापन करता है, परिवर्तन का मापन करता है। इट मेजर्स द चेंज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन over a period of time. It measures the change in industrial production over a period of time. Over a period of time. देखो समझो, ये क्या मेजर करेगा, जो भी हमारे पूरे भारत में इंडस्ट्रीज हैं, राइट, जो भी पूरे भारत में इंडस्ट्रीज हैं, पूरे भारत में जो उद्योग हैं, उन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन पहले कितना होता था और उन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन आज कितना होता है। पूरे भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, पूरे भारत में जो उद्योग हैं, उनका उत्पादन, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, जिससे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है, आयरन ओर इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी भारत में उद्योग हैं, सेकेंडरी सेक्टर याद करो, उनका उत्पादन पहले कितना था और उनका उत्पादन आज कितना है। एक टाइम पीरियड में इनका प्रोडक्शन कितना चेंज हुआ, इसे हम बोलेंगे IIP। मुझे लग रहा है आप लोग मेरी बात समझ गए हैं। बोलो जी क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो, क्या आप मेरी बात समझ गए हैं या नहीं समझे, राइट। अगर आप समझ गए हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कमेंट करो। मैंने कहा कमेंट करते जाया करो, जिससे मैं समझ जाऊं कि जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये सिंपल सी बात, ये मेजर करेगा कि एक टाइम पीरियड में, एक समय अवधि में हमारे भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, गुड्स का उत्पादन करती हैं, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र में कितना पहले क्या था उत्पादन और आज क्या उत्पादन है। क्लियर। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, तो लिख लीजिए, इट इज मेजर्ड बाय CSO। इट इज मेजर्ड बाय CSO। इसका मापन CSO के द्वारा होता है। इसका मापन, अब तो CSO का नाम चल बदल गया, NSO हो गया। इट इज मेजर्ड बाय NSO। मुझे वहां पे मैं बताना भूल गया था, अलग से नोट में लिखवा दूंगा थोड़ा सा। इट इज मेजर्ड बाय NSO, वही लिखवाना, आपने लिखा नहीं है कॉपी में, NSSO और CSO वाला मैटर वो हो जाएगा बाद में, अभी करवाएंगे। तो इसका मापन कौन करता है, NSO। और हमारे भारत में एक बात और पता होना चाहिए कि जो IIP है, इसके लिए जो बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, तो हमारे भारत में इसके लिए भी बेस ईयर जो है वो 2011-12 ही है। तो इसका जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। 2011-12। तो दोस्तों इसमें देखा जाता है कि एवरी ईयर हमारे देश में जो उत्पादन है वो कितना बदल रहा है, राइट। तो क्या मेरी बात समझ गए सारे लोग? मुझे लग रहा है सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो सारी बातें समझ गए। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो दोस्तों, आप लोग एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। क्या इंटरेस्टिंग बात है, तो नेक्स्ट एक और होता है, एक और सूचकांक, आज का आखिरी सूचकांक है। एक और सूचकांक होता है जिसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ, ध्यान समझेंगे, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो इसे हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, नाउ हिंदी में भी ऐसी लिख लीजिए, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। पहले आप लोग हिंदी माध्यम लिखिए, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, पहले ये लिखिए जल्दी से, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जल्दी से लिखें प्लीज, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, राइट। 8 कोर उद्योगों, कोर का मतलब होता है मूलभूत, 8 मूलभूत उद्योगों का सूचकांक, 8 मूलभूत उद्योगों का सूचकांक, 8, यह लिख सकते हैं 8 मूलभूत की जगह ऑब्लिक प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ 8 कोर
इंडस्ट्रीज, राइट, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। चलो समझो दोस्तों, पहले आप लोग बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या है, या 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है। तो पहले तो आप लोग ऐसे लिखो कि इन इंडिया द 8 कोर इंडस्ट्रीज आर, देखो समझना बहुत बढ़िया समझो। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या बताएगा कि भारत में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब हम कहेंगे सभी उद्योगों के बारे में बताता है कि सभी उद्योगों का पहले उत्पादन क्या था और आज उत्पादन क्या है। ये तो भारत में जितने भी सभी उद्योग, ऑल इंडस्ट्रीज के बारे में बताएगा, इसे बोलेंगे आईआईपी। लेकिन दोस्तों इन्हीं सभी उद्योगों में से सरकार ने 8 कोर इंडस्ट्रीज भारत में बना रखी हैं और हर एक विद्यार्थी को यह ज्ञान होना चाहिए। इन्हीं सभी उद्योगों के उत्पादन का जब हम मापन करें कि पूरे भारत में जितने भी उद्योग हैं, इन सभी उत्पादन का उद्योगों का उत्पादन पहले क्या था, इन सभी उद्योगों का उत्पादन आज क्या है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आईआईपी। लेकिन अगर इसी में इन 8 में से, इन सभी उद्योगों में से हमारी भारत सरकार ने 8 एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं भारत में जिन्हें बोला है कि भारत के प्रमुख उद्योग। तो सबसे पहले आप 8 कोर इंडस्ट्रीज में लिखें कि 8 भारत में, पहला पॉइंट, भारत में 8 प्रमुख, भारत में 8 प्रमुख उद्योग एवं 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 उनका भार, एवं उनका भार निम्न प्रकार है। सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। इन इंडिया द 8 कोर इंडस्ट्रीज, पहले सिर्फ सुनते जाए लिखते जाइए, सिर्फ सुनते जाए लिखते जाइए, थोड़ा मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इन इंडिया द 8 कोर इंडस्ट्रीज एंड देयर वेटेजेस आर एज फॉलोज। इन इंडिया द 8 कोर इंडस्ट्रीज एंड देयर वेटेजेस आर एज फॉलोज। भारत में 8 प्रमुख उद्योग एवं उनका भार निम्न प्रकार है। कैसे, देखो, फिर नीचे जो मैं बना रहा हूं वो आप बनाइए, फिर मैं समझाऊंगा बाद में। नीचे ऐसे बना दीजिए बस, निम्न प्रकार है तो कैसा है। सबसे पहले रिफाइनरी, सबसे पहले लिखिए आप लोग रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, हिंदी में भी लिखिए रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे इसको, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, राइट, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, है ना। अगर आप कहना चाहो तो आप लाइक रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कह लो, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स नहीं कहना तो आप सिंपल रिफाइनरी उत्पाद, राइट। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हिंदी माध्यम में लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को बिजली। दूसरा है बिजली, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाइए। देन स्टील, देन कोल, हिंदी में स्टील को लिखिए स्टील ही और कोल को कोयला। देन क्रूड ऑयल, क्रूड, क्रूड ऑयल, क्रूड, क्रूड ऑयल। देन कच्चा तेल लिख लीजिए, कच्चा तेल। देन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। और लास्ट में लिख लीजिए फर्टिलाइजर्स, हिंदी में उर्वरक, फर्टिलाइजर्स हिंदी में उर्वरक। दोस्तों जरा पहले ये समझो, मेरी बातें बहुत प्यार से समझो।
अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में, हाँ एक दो दिन में मैं कलर चेंज कर दूंगा थोड़ा सा स्टूडियो और अच्छा करने के बाद, क्योंकि कल क्या था कि थोड़ा मैं वीडियो देख रहा था तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वाइट वाइटिश दिख रहा था। तो अभी एक दो दिन लगेंगे, एक दो दिन में जब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी देन आई विल चेंज द कलर, राइट। जस्ट गिव मी फ्यू लाइक डेज, 1 or 2 days। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से समझिए आप लोग। तो अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो 8 कोर उद्योगों का सूचकांक है, 8 कोर उद्योग मतलब 8 प्रमुख उद्योगों का जो सूचकांक है, ये क्या मापता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज में जो मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो हैं दोस्तों 8। ये 8 इंडस्ट्रीज मेन मानी। मैंने 2 काम एक साथ कर दिए, क्या कि 8 इंडस्ट्रीज तो हैं ये जो आपके सामने लिखा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, दोस्तों नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग बात करें तो एक तो हो गया हमारा, हाँ 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 एक बीच में छूट गया, नेचुरल गैस के बाद सीमेंट भी था दोस्तों, वही मैं कह रहा, ये तो 7 हो गए। यहाँ पे एक और था सीमेंट, सीमेंट, और लास्ट में है फर्टिलाइजर्स, लास्ट में है फर्टिलाइजर्स। पहले इनको समझो दोस्तों, आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, तो पहली बार आपका ये भी काम होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। तो पहले तो ये समझो कि भारत में 8 प्रमुख उद्योग हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो आपके सामने, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, अगर हम बात करें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में जो ये 8 कोर उद्योग हैं इनमें से सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन, भार किसका है। अगर जितना भी हमारे देश में इंडस्ट्रियल उत्पादन होता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल उत्पादन किस चीज का है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। सबसे कम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका होता है, तो वो फर्टिलाइजर्स का है, उर्वरक का है। तो आपको यह पता होना चाहिए। एक बात और ध्यान से सुनो, एक बात और ध्यान से सुनो, जरा बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, प्लीज फोकस मी एंड माय स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली। दोस्तों अभी पीछे हमने यहां पर बात करी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, बात करी, तो अब ये बताइए, मैंने कहा इसमें तो सभी इंडस्ट्रीज को शामिल करते हैं, लेकिन जब हम 8 कोर इंडस्ट्रीज को जहां पर शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं लाइक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, राइट। अब जरा मुझे ये बताइए, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज इन सभी इंडस्ट्रीज में भी तो शामिल है। पहले तो आप ये समझो ना मैं बताना क्या चाह रहा। अगर हम बात करें भारत में जितने भी उद्योग हैं उनमें उन सबके उत्पादन में कितना परिवर्तन हो रहा है, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसी में 8 कोर उद्योग निकाल लिए हमने, इसी में हमने 8 कोर उद्योग निकाल लिए, तो वो बन गया इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये तो बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक मापता है कि इन 8 उद्योगों का उत्पादन में परिवर्तन एक समय अवधि में कितना हुआ। ये तो बताना नहीं है, ये तो आप समझ ही गए इतने इंडेक्स पढ़ने के बाद। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जहां पर अगर मान लो ये है सारी इंडस्ट्रीज, इसके अंदर ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज, ध्यान सुनना, ये है ऑल इंडस्ट्रीज, देखना सारे लोग प्लीज फोकस, ये है ऑल इंडस्ट्रीज, और ये जो है अंदर वाला ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो मैं बताना क्या चाहता हूं वो सुनना कि इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का सभी इंडस्ट्रीज में जो वेटेज है वो है 40.27% का। बोलो जय हो। कॉन्सेप्ट ये देखिए, ये लास्ट पॉइंट समझिए, मतलब जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इनका जो वेटेज है वो है 40.27% का। इसका मतलब बाकी जो अदर इंडस्ट्रीज हैं इनके अलावा उनका लगभग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 60% का वेटेज है। अब बताइए दोस्तों क्या समझ में आ गया या नहीं आया एवरीवन। तो नेक्स्ट पॉइंट 8 इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इन इंडिया आईआईपी में सबसे ज्यादा भार किसका है,
वो उसकी आवश्यकता नहीं, तो आप 8 कोर इंडस्ट्रीज का है तो आप उसको रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ही समझेंगे। तो लिख ली इन इंडिया दीज 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज कंप्राइज in India, these 8 core industries comprise 40.27% weightage, comprises 40.27% weightage in the index of industrial production, in the index of industrial production। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर उद्योगों का भार 40.27% है। 8 कोर उद्योगों का भार 40.27% है, 40.27% है। राइट। अब लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। मुझे ये बताओ, ये आईआईपी का मेजरमेंट कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, तो याद रखना जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8, मैंने यहां पे क्या पॉइंट लिखवाया, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका 40.27% भार है, वो भी किसमें? सभी उद्योगों में, सभी उद्योगों में। राइट, आप समझ गए, सभी उद्योगों में। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ये समझिए, इसका मापन किसके द्वारा होता है? इट इज मेजर्ड बाय, तो लिख लीजिए इट इज मेजर्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, आर्थिक सलाहकारी कार्यालय कॉमा डीपीआईआईटी। इसका मापन आर्थिक सलाहकारी कार्यालय कॉमा डीपीआईआईटी के द्वारा होता है। राइट, इसका मापन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी कॉमा डीपीआईआईटी के द्वारा होता है। राइट, अब मुझे चलते हुए मेरा लास्ट सेंटेंस और लास्ट सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर मुझे आनंद आ जाएगा और मुझे लगेगा मेरे जो स्टूडेंट हैं बहुत होशियार हैं, जस्ट लाइक मी। कम ऑन, यस। तो तुम लोग सोच रहे हैं अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा है दोस्तों, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन में चलूंगा और आनंद वाली क्लास होगी। अब सारे लोग बताइए कि इतनी बात सारे लोग समझ गए या नहीं समझे? कि हाँ, अच्छा, मुझे मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था कि ये जो आर्थिक सलाहकारी कार्यालय डीपीआईआईटी है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? राइट, किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? लीजिए हट जाते हैं, लो हट गए, साइड में हो गए। नाउ, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, डीपीआईआईटी। हाँ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मनीष गुप्ता ने सबसे पहले जवाब दिया। मुकाय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दैट्स इट। राइट, तो देखो दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है एनएसओ, लेकिन इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ये मेजर करता है कौन? लाइक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, जो हमारा डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट करता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें काफी हैं। एवरीवन मॉस्पी मॉस्पी मत बोलो, जो लोग मॉस्पी बोल रहे गधे हैं क्या? मॉस्पी तो यहाँ पे आता है, वो तो एनएसओ, एनएसओ आता है मॉस्पी के अंतर्गत, मॉस्पी के अंतर्गत एनएसओ आता है। लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? लाइक मुकाय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हमारे अलग अलग इंडिसेस हो गए। एक बार हम सारे इंडिसेस जरा रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको आनंद आ जाए। तो सबसे पहले तो हमने सीपीआई पढ़ा, डब्ल्यूपीआई पढ़ा ना, जरा जल्दी से सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का रिवीजन देखना। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है हमारे देश में रिटेल प्राइसेस में पहले कितना प्राइस था और अभी रिटेल प्राइसेस कितने हैं, मतलब चेंज इन द रिटेल प्राइसेस, खुदरा कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है। अर्थात सीपीआई बताता है कि हमारे देश में जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर है, उनके लिए महंगाई क्या है।
दोस्तों अपार्ट ऑफ दैट सीपीआई की बात करते हैं तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं, वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। सीपीआई की बात करते हैं, हमारे भारत में सीपीआई का मापन पहले सीएसओ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया, अब वो हो गया एनएसओ। हमारे भारत में अगर हम बात करें सीपीआई में जो बेस ईयर है वो 2012 है, पहले 2010 था। सीपीआई के नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ आइटम्स रूरल एरियाज के लिए 448 हैं, अर्बन एरियाज के लिए 460 हैं। सीपीआई के टाइप्स की बात करें तो एक होता है सीपीआई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, आईडब्ल्यू औद्योगिक श्रमिक, एक होता है रूरल लेबरर्स ग्रामीण श्रमिक, एक एग्रीकल्चर लेबरर्स कृषि श्रमिक, एक होता है सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी और सीपीआई संयुक्त। राइट, ये 6 सीपीआई हैं। इनमें से ऊपर के 3 सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, इनका मापन करता है श्रम ब्यूरो। बाकी के सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई शहरी, सीपीआई संयुक्त, इनका मापन करता है एनएसओ। अगर हम बात करें तो इनके बेस ईयर पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स औद्योगिक श्रमिक का बेस ईयर हो गया है 2016, 2020 में इसको चेंज किया गया, पहले था 2001। लेकिन अगर हम बात करें सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल लेबरर्स, इनका जो बेस ईयर है वो 1986-87 है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो नया रूरल अर्बन और सीपीआई संयुक्त, इनका बेस ईयर है 2012। ये खत्म बात हो गई। सीपीआई में आपको वेटेज पता होना चाहिए कि किन किन कैटेगरी में 448 और 460 आइटम्स को बांटा गया। दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है फूड एंड बेवरेजेस, दोस्तों पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स। अपार्ट ऑफ दैट हमने बहुत सारी चीजें, हाउसिंग है उसमें, लाइक फ्यूल एंड लाइट है उसमें, मिसलिनियस जैसी चीजें जाती हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया सीपीआई में खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ को। खत्म बात। सीपीआई का आपको बेस ईयर समझ में आ गया, सब आ गया। अब डब्ल्यूपीआई पे चलते हैं। डब्ल्यूपीआई का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मेजर करता है कि पहले भारत में होलसेल प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है। पहले होलसेल प्राइस कितने थे, आज होलसेल प्राइस कितने हैं। इसका मतलब डब्ल्यूपीआई मेजर करता है हमारे देश में जो होलसेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, रॉ मटेरियल और उत्पादन करते हैं, तो उन्हें कितना प्राइस पड़ रहा है, तो ये बताता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर भारत में है 2011-12, पहले था 2004-5। डब्ल्यूपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में नंबर ऑफ आइटम्स है 697, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं, सीपीआई में वस्तुओं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। डब्ल्यूपीआई का अगर हम बात करें तो उसमें आइटम्स हैं 697, पहले थे 676 आइटम्स। ये बात पता होना चाहिए। डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट, इसमें टाइप्स नहीं है, लेकिन डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट कौन करता है, तो डब्ल्यूपीआई का मेजरमेंट करने का काम है दोस्तों ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, आर्थिक सलाहकारी कार्यालय, डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई अगर हम दोनों की बात करें तो इन दोनों का मेजरमेंट मंथली बेसिस पर होता है, इनके आंकड़े मंथली बेसिस पर आते हैं। आज हमने बात करी पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स 2014 में। इसका कॉन्सेप्ट बीएन गोल्डार समिति की सिफारिशों के द्वारा आया। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं। इसका भी बेस ईयर 2011-12 ही है। इसे हम बोलते हैं पीपीआई। हमारे भारत में पीपीआई का प्रयोग होता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 2014 में हमारी भारत सरकार ने मई 2014 में एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया। इसी तरह से 12 मई 2017 में एक होलसेल फूड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया। इसी तरह से एक इंटरनेशनल लेवल पर फाओ फूड प्राइस इंडेक्स होता है, उसके बारे में बता दिया। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम बात करें तो 2 इंडेक्सेस मैंने आपको और बताए, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो बताता है पूरे भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन पहले कितना होता था और आज कितना होता है। इसमें ही मैंने बताया आपको कि इसका मेजरमेंट करता है एनएसओ। और दोस्तों अपार्ट ऑफ दैट इसका बेस ईयर है 2011-12। दोस्तों इसके बेस ईयर पर भी मैंने चर्चा कर दी, 2011-12 इसका बेस ईयर है। अपार्ट ऑफ दैट मैंने बात करी इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्रीज जिसे बोलते हैं आईसीआई, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। दोस्तों 8 प्रमुख उद्योग भारत में कौन कौन से हैं मैंने बता दिया आपको, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, और सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, सबसे कम फर्टिलाइजर्स का है। आपको ये सीरीज भी पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जो टोटल इंडस्ट्रीज हैं उनमें 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो लाइक वेटेज है या जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 40.27% का। बोलो जय हो। नाउ ईमानदारी से बताइए आनंद आ गया कि नहीं। तो ये हो गया हमारा सारे के सारे इंडेसेस, सारे के सारे सूचकांकों का एक शॉर्ट रिवीजन, 1 शॉर्ट रिवीजन बोलते हैं दोस्तों। ऐसे स्टाइल होना चाहिए, राइट। नाउ तो ऐसे हम बोलते हैं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड ब्ला 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 ब्ला। चलो अब हमें ये सब बातें समझ में आ गई हैं कि ये इंडेसेस क्या है और ये सूचकांक क्या होते हैं, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग कह रहे हैं मजा आ गया, जय हो, क्रिस्टल क्लियर,
ब्ला 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 क्या होता है ये अकेले में बताएंगे, कभी मिलना। राइट। तो दोस्तों आगे चलते हैं और हम बात करते हैं आज, एक जरा ध्यान सुनिए, आप मुझे मूड बनाने दीजिए थोड़ा सा। अगर हम बात करें तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा वो समझें। अगर दोस्तों आपको ये कहेगा कि गुरुजी क्या बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया और मनो चांटे मारे तुम में, तो दोस्तों जरा देखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कितने शानदार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, बस आपको आशीर्वाद दे सकता हूं। राइट। तो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अभी तक की क्लास में हमने बात की, थोड़ा मूड बनने दो मेरा। अभी तक की क्लास में हमने बात किया या बात करी कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन कब 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 होता है, इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन अच्छा होता है, इन्फ्लेशन बुरा होता है, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, और भारत में इन्फ्लेशन का मेजरमेंट किस आधार पर होता है, और बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब हम चलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट डिस्कशन की ओर और बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, वो हमने बात करी क्या है, कैसे होता है, अच्छी है बुरी है, कैसे अच्छी, कितनी, कहां तक अच्छी है, कैसे अच्छी है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। अगर मेरे कुछ भाई बहन जिनका सिलेक्शन 100% डन है, जो टीचर से 2 कदम आगे चलेगा, उसका सिलेक्शन परमात्मा सबसे पहले करेगा। तो दोस्तों जिन्होंने इन्फ्लेशन के एमसीक्यूज साथ साथ लगाने शुरू किए, आप मुझ पे निर्भर क्यों हो, आप खुद अंत निर्भर हो जाइए, आत्मनिर्भर हो जाइए। तो दोस्तों मैं ऐसे ही बात करता हूं अपने छोटे भाई बहनों को समझाने के लिए कि डोंट डिपेंड ऑन योर टीचर्स। इतना ही क्षमता होती हमारे अंदर तो आज यहां खड़े होते क्या। दोस्तों सोचोगे क्या बोल रही है, बिल्कुल ईमानदारी से, कभी कभी तो बातें दिल की निकली आती हैं बाहर। इसलिए हमारे चक्कर में मत रहो, अपने चक्कर में रहो। अपने चक्कर में कैसे रहो, टीचर यहां पढ़ा रहा है, आप घर पे क्वेश्चन लगाओ। टीचर यहां पढ़ा रहा है, आप घर पे क्वेश्चन लगाओ। अब कोई बिल्कुल गधेपने की बातें नहीं करेगा मुझसे कि गुरुजी कौन सी किताब से लगाएं, काय की किताब। दोस्तों आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें क्रोम का बटन है, उसका गुड यूज करो। आगे मन नहीं बोलेंगे हम कुछ, उस क्रोम का गुड यूज करो। मतलब क्या, मोबाइल में दिन में 50 बार इंस्टा और एफबी तो दबता है, एक साइड इंस्टा रख लो, एक साइड एफबी, उसी के बीच में रख लो क्रोम। जब वो क्रोम दिख जाएगा, इंस्टा जैसे दिखेगा तो क्रोम भी दिखेगा, और क्रोम का सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे, उसमें लिख दो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लेशन। देखो भैया इतने क्वेश्चंस आएंगे तुम पगला जाओगे कर करके। मतलब क्या, अपन बच्चों को स्मार्ट बनाता है, क्योंकि स्मार्टनेस का ही जमाना है। इसलिए दोस्तों आप हमारे ऊपर विश्वास मत करो, राइट। आप अपने आप पर विश्वास करो, अपनी मेहनत करो, आपकी खुद की जर्नी है ना, आपकी खुद की जर्नी है, उसको जीने आए हो, उसको अपने स्टाइल से जियो, राइट। इसलिए ये सब बातें नहीं करा करो किसी भी शिक्षक से, सर कौन सी किताब ले लें, सर क्या कर लें। अरे भैया सर उतने ही काबिल होते तो कैमरे के सामने खड़े होते, कौन कुर्सी पे बैठे होते कहूं, और फिर बाद में टीचर्स हवाबाजी करते हुए क्लास में कहेंगे कि मैंने 4 बार मेंस दिया और 5 बार इंटरव्यू दिया, हुआ नहीं कुछ कारण बस, इसलिए मैं पढ़ाने आ गया। तो दोस्तों ये दुर्भाग्य रहा फलाना ढिमाका। यहाँ तो अपन बोलते हैं अपन ने ना तो कभी प्रीलिम्स दिया, मेंस की तो बात ही अलग है। लेकिन दोस्तों पिछले 20 साल से यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस खोपड़े में इंस्टॉल ना हो, राइट। ये अपना स्टाइल है ना। तो दोस्तों आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन दिस सब्जेक्ट, आई हैव क्वालिफाइड 2 मास्टर्स, MA इकोनॉमिक्स एंड आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन इकोनॉमिक्स, and MA MCom, and I qualified the NET JRF in both the subjects, so that I born to teach and serve my nation. सिर्फ मैं अपनी इस धरती पर पैदा हुआ हूं पढ़ाने के लिए, और वो भी एक विषय इकोनॉमिक्स। दोस्तों इतनी सच्चाई ही हमारे अंतरात्मा में है, ये हमारे माता पिता जानते हैं, उन्हीं ने कूट कूट के भरी पता नहीं कैसे, राइट।
तो दोस्तों इसलिए अपने ऊपर विश्वास करो, ईमानदार रहो, हार्ड वर्कर रहो, ऑनेस्ट रहो, देखो जीवन में बहुत आनंद आएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। इन्फ्लेशन से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, जरा इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। अगले 15-20 मिनट सुनो, लास्ट के 10-15 मिनट में लिख लेंगे, इतने में तुम्हारे इस क्लास का टाइम हो जाएगा। राइट दोस्तों, बहुत सच बोलते हैं और ये हमारी यूएसपी है। यूएसपी बोले तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो आपको दूसरों से भिन्न दिखाए उसे बोलते हैं यूएसपी। तो ये हमारी यूएसपी है दोस्तों। कभी किसी को गोली से भी उड़ाएंगे तो बता देंगे आके उड़ा दिया। राइट, इतनी सच्चाई होनी चाहिए आपके अंदर, और यही सच्चाई आपके इंटरव्यू में काम आती है। दोस्तों वो तो ये है कि भगवान ने मुझे पैदा किया था पढ़ाने के लिए, इसलिए कभी मूड नहीं बनाया सिविल सर्विसेज की तैयारी का। अगर तैयारी करता तो हिंदुस्तान में फर्स्ट रैंक लाता मैं। दोस्तों ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये स्टाइल है हमारा। दोस्तों 10th में मैं मीडियोकर स्टूडेंट था, कभी अपनी फाइलें निकाल के दिखाऊंगा अंदर से, बिल्कुल सामने दिखाऊंगा, प्रूफ विद प्रूफ। दोस्तों 12th से लेकर 12th बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी में तो होता नहीं है कुछ भी टॉपर ऑपर। दोस्तों इन 12th से लेकर बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम और एमए इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हम ही रहे हैं। घर पे आओगे तो दोस्तों आपको देखेगा तो 3 फोटोज टंगी हैं बड़ी बड़ी। एक 12th में जो हमारे प्रिंसिपल साहब हमें पेन दे रहे थे अपना निकाल कर, दोस्तों एक बीकॉम ऑनर्स और एक एमए इकोनॉमिक्स। एमकॉम की फोटो ही नहीं मिल पाई थी मुझे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ईमानदार रहो, अपनी बातें नहीं बता रहा, माफ करिएगा मुझे। आप ये मत सोचना कि गुरुजी क्या अपनी अपनी बातें कर रहे, बातें नहीं कर रहे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि हमारे समाज में गाइडेंस की बहुत कमी है, हमारे परिवार में गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है दोस्तों। और इस पूरी हवा में कंपटीशन की लोग डरवाते हैं बच्चों को, डरवा डरवा के पढ़वाते हैं, क्योंकि डर होगा तो धंधा मजबूत होगा। ज्यादा बोल नहीं सकते खुल के, आप समझ गए होंगे, या नहीं समझे होंगे तो समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बस इतना समझ जाओ कि आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट होइए। मैं भी आपको इतने क्वेश्चन दूंगा तुम पगला जाओगे कर करके, लेकिन आप मेरा एनालिसिस करें तुरंत की तुरंत। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, राइट, यूपीएससी प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन लगाएं और आपसे होने लगे तो समझ लेना गुरुजी के चरण छू लो, और नहीं होने लगे तो कान में चांटा मार के निकल जाना। लेकिन दोस्तों ऐसा मैं होने नहीं दूंगा अपने साथ, तुम्हारे साथ नहीं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं एक और डिस्कशन कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा। आइए दोस्तों, राइट, इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा। लेकिन थोड़ा सा बीच में यहां पर ये रह गया था, ये रह क्या गया था, इसमें फाओ में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फाओ फूड प्राइस इंडेक्स ये मेजर करता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडेक्स होता है। तो राइट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ओए डीएस आ गया क्या आज? इसने मेरी बात को क्रॉस कर दिया, आज मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। कल मैंने इसको देख लेता हूं, इसका कमेंट जाकर, रुको जरा 1 मिनट। डीएस कहाँ है बे तू? डीएस डी आ गया, स्माइल स्माइल कर दी इसने, इसकी स्माइल पर ही मैं इसको, नहीं यार चलो छोड़ो यार, खुश रहे बेटा डीएस। कम कमेंट किया अगर तू ज्यादा कमेंट करता है, इसलिए कल तो ये डांटा था। तो सुनो ध्यान से दोस्तों, सर से प्यार है, दूर नहीं रह सकते हैं। अबे डीएस बस ज्यादा बातें मत कर, चुप रहे। अब ध्यान से देखो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रभाव। अब हम बात करेंगे कि जो दोस्तों मुद्रास्फीति के, मूड थोड़ा अच्छा इसलिए छोड़ दिया इस लड़के को, अच्छा लगा है, ये थोड़ा बाचाल है, ये बोलता ज्यादा है, राइट। मतलब तुम्हारे कमेंट्स देख के बता दे सकते हैं तुम्हारा एटीट्यूड। सोचो ऑफलाइन क्लास में क्या होता होगा, बच्चे बेहोश हो जाते दोस्तों। बेहोश कैसे? मन ही मन में ऐसे बेहोश कि जो, अगर मान लो 1000 बच्चे ही बैठे हैं, किसके मन में क्या चल रहा ये भी बता देते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन कभी हमसे ऑफलाइन पढ़ाओ तो वो अपने आप बोलेगा कि गुरुजी में ये कला है जो किसी और को आती नहीं और हमारी जाती नहीं। राइट, चलिए ज्यादा नहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किस पर कैसा पड़ता है। मतलब इन्फ्लेशन अच्छा है, हमने देखा था, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है,
रोजगार बढ़ता है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखी थी। लेकिन अगर मान लो इन्फ्लेशन अच्छा है तो किसके लिए है, किसके लिए बुरा है? क्योंकि आप अगर एमसीक्यू लगाएंगे तो आप मेरे से और कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप जब एमसीक्यू करेंगे उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा, इनमें से इन्फ्लेशन के समय किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, राइट? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए ध्यान से इस सेशन को सुनेंगे सारे लोग, राइट? पहली बात, एक अमीर एक गरीब। दोस्तों हमारे सामने दो लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो दिमाग लगाएं अपने आप, राइट? दिमाग चलाएं अपने आप कि इन्फ्लेशन किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है, राइट? कौन लोगन को इन्फ्लेशन से फायदा होत और किन्हें इन्फ्लेशन से नुकसान हो जात। अब अपन जाकी बात कर रहे हैं तो जरा ध्यान से सुनियो तो समझ में आ जाए, और नहीं आ है तो समझ लियो तुम्हारे लाने नहीं आ। कौन कजू बात समझ में आई? तो देखो, एक हमारे पास रिच पीपल है एंड एक हमारे पास पुअर पीपल है, एक अमीर लोग हैं एक गरीब लोग हैं। तो इन्फ्लेशन का फायदा किसको होता है, अमीरों को या गरीबों को, रिच पीपल या पुअर पीपल, राइट? दोस्तों जरा ध्यान से समझेंगे, एक बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट है इकोनॉमिक्स का। क्या स्टेटमेंट है वो समझिए। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है कि इन्फ्लेशन, पहले समझो, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ in favor of rich, in favor of rich. Inflation redistributes income and wealth in favor of rich. स्टेटमेंट समझो। हिंदी में बात करें तो मुद्रास्फीति से आय और धन का पुनर्वितरण अमीरों के अनुकूल होता है। मुद्रास्फीति से आय और धन का पुनर्वितरण अमीरों के अनुकूल होता है। मतलब समझो, मतलब दोस्तों एक साथ में इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट और समझो आज इकोनॉमिक्स का, जस्ट एक सेकंड दो। इसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट और समझो, और वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है, इसके साथ साथ ये भी समझो। बहुत ही बढ़िया बात सिखा रहे हैं, ध्यान सुनना। हमारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो अंडर डेवलप्ड एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इनमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। स्टेटमेंट समझो, इन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। हिंदी में कहें दोस्तों, जो अविकसित या विकासशील देश हैं, अविकसित या विकासशील देश हैं, इनमें जो आय का वितरण है वो असमान होता है। अविकसित और विकासशील जैसे भारत जैसे देशों में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आय का वितरण है, वो असमान होता है। कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए महीने के आते हैं, कुछ लोग कुछ हजार में ही गुजारा चलाते हैं। इसे कहते हैं आय का असमान वितरण, इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों इन द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया, इफ द इनकम इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्टेटमेंट देखना कहां ले जाऊंगा और कहां आपके दिमाग में घुसाऊंगा, सिर्फ सुनना मुझे। दोस्तों अगर मान लो हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, तो हमेशा जो अविकसित और विकासशील देश होंगे, यहां पर आय हमेशा असमान रूप से वितरित होगी। ये एक इकोनॉमिक्स का फीचर है, विशेषता है इकोनॉमी में, ये आपको पता होना है हमेशा। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन का गैप है वो कम होता है। ठीक है,
अगर मान लो भारत जैसे विकासशील देशों में अगर मनी सप्लाई बढ़ी, एवरीवन ऑन द बोर्ड, मनी सप्लाई बढ़ी, और इस मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आया, तो जब पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी और चूंकि देश में आय असमान रूप से वितरित है, तो जब ये मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इसका ज्यादा प्रपोर्शन, ज्यादा अनुपात, बताएं सारे लोग, इसका ज्यादा प्रपोर्शन मनी सप्लाई का किसकी जेब में जाएगा? रिच और पुअर। इसलिए मैंने यहां पर लिखा एक स्टेटमेंट कि इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ रिच। मुद्रास्फीति से आय और धन का जो पुनर्वितरण है वो अमीरों के अनुकूल होता है। तो अगर मान लो भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों में आय असमान रूप से वितरित है, और ऐसे समय पर ऐसे देश में अगर मनी सप्लाई बढ़ी और इन्फ्लेशन हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है, मनी सप्लाई बढ़ी और इन्फ्लेशन हुआ, तो इसका ज्यादा हिस्सा मनी सप्लाई का किसकी जेब में जाएगा? अमीरों की। ये स्टेटमेंट समझ गए? ये स्टेटमेंट समझ गए और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट समझ में आ गया कि रिच और पुअर में इन्फ्लेशन इज बेनिफिटेड फॉर whom? एवरीवन। बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन का किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। राइट नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो ग्रुप और हैं, एक है हमारे पास कंज्यूमर वर्ग और एक है प्रोड्यूसर वर्ग। एक है प्रोड्यूसर वर्ग, एक है हमारे पास उपभोक्ता दैट इज कंज्यूमर, और एक है हमारे पास प्रोड्यूसर दैट इज उत्पादक। उत्पादक। अब अपने आप दिमाग लगाएं और मुझे बताएं, अपने आप दिमाग लगाएं और मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन के दौरान किसे फायदा होगा। ये मेरी क्लास के बच्चे खुद बोलते हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बोलते जाइए जो नहीं बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का फायदा किसको होगा, कंज्यूमर को होगा या प्रोड्यूसर को होगा। एक साइड दोस्तों हमारे पास उपभोक्ता वर्ग है इकोनॉमी में और एक उत्पादक वर्ग है, किसको फायदा होगा? दोस्तों कमेंट्स आने लग रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रोड्यूसर वर्ग को फायदा होगा। जो लोग मेरी क्लास बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग अपने कमेंट्स जरूर छोड़कर जाएं, मैं उनके कमेंट्स लगातार पढ़ता हूं व्हेन एवर आई एम गेटिंग फ्री। राइट दोस्तों, इन्फ्लेशन का फायदा होगा प्रोड्यूसर को, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन दोस्तों जो हमारा उपभोक्ता है इसे नुकसान इसे फायदा। क्यों? देखो भैया, ये मेरे सामने जो कैमरा है पहले मान लो ये 1.5 लाख का मिलता था, अब ये कैमरा 1.5 लाख की जगह 10 लाख का मिलने लगा। तो जब मैं एक कंज्यूमर हूं, जो चीज मुझे सिर्फ 1.5 की मिलती थी आज मैं 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो भैया जिस चीज को बेचकर सिर्फ 1.5 लाख आता था उसी चीज को बेचकर अब 10 लाख आ रहा है, तो फायदा होगा प्रोड्यूसर को। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा ध्यान से कि एक हमारे पास है निश्चित आय समूह और एक है लचीली आय समूह। ये दो इनकम ग्रुप है हमारे पास। एक हमारे पास है फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, एंड एक है फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। रटना कुछ है नहीं है मेरी क्लास में, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बुढ़ापे तक दिमाग में रखना है। बुढ़ापे तक क्यों, ये मैं किसी दिन और बताऊंगा जब मेरा मूड अच्छा होगा। नाउ फिक्स्ड इनकम ग्रुप का मतलब है जिनकी इनकम फिक्स्ड होती है, जो लोग सैलरीड होते हैं, हिंदी माध्यम के भाई बहनों के लिए वेतन भोगी, एंड जो पेंशनर्स होते हैं पेंशन भोगी। तो चाहे पेंशनर्स हो गए या सैलरीड पर्सन हो गए वो आते हैं फिक्स्ड इनकम ग्रुप में। और अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, तो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप में आते हैं दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। अगर आज काम चल गया तो पैसा आ गया, नहीं चला तो नहीं आया। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, सेवा प्रदान करने वाले, हिंदी में सेवा प्रदान करने वाले, जैसे हमारे जैसे लोग, सेवा प्रदान करने वाले हमारे जैसे लोग,
काम मिल गया तो पढ़ा रहे, और मान लो नहीं मिलता तो बीबी की बातें सुनते घर पे बैठ के, और क्या करते, राइट। तुम कुछ नहीं करते, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम पैसा नहीं लाते। दोस्तों हम आते हैं इस फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप में, दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर्स। सो आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू यू गाइस, राइट। दोस्तों हमारे इकोनॉमी में दो ग्रुप हैं, एक है जिनकी निश्चित आय है और एक है जिनकी अनिश्चित आय है। अपने आप बताइए दोस्तों, इन्फ्लेशन का फायदा किसको होगा? इन्फ्लेशन का फायदा किसको होगा? फिक्स्ड इनकम ग्रुप को होगा या फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप को होगा? दोस्तों बीवी से सबको डर के रहना चाहिए और बीवियों के सामने बिल्कुल शांत रहना चाहिए। दोस्तों अगर जीवन बहुत बढ़िया से आपको बिताना है तो, राइट। तो दोस्तों बीवी कुछ भी कहे, बोलो तुम ही सही हो, राइट। तो मतलब वो कहे कि देखो पंखे को बोले एसी, बोलो हाँ यार ये एसी तो है ही। तो दोस्तों फिर देखो बीबी कहेगी वाह क्या पति है। दोस्तों जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अगर बात करी जाए तो एक फिक्स्ड इनकम ग्रुप है और एक फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है। तो किसे फायदा होगा दोस्तों? बेचारे सैलरीड पर्सन। मान लो जब तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी तो हम लोग सैलरीड पर्सन हो गए। दोस्तों मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जो कलीग रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो दोस्तों जब मैं पढ़ा करता था तो जितने भी मेरे मतलब मेरे बैचमेट्स थे, अभी क्या है कलीग्स तो नहीं, मेरे जो बैचमेट्स थे आज वो लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, डीयू में, जेएनयू में, बहुत सारी जगह प्रोफेसर्स हैं, राइट। तो दोस्तों अब वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स क्या, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर बन गए हैं। तो अगर हम बात करें जो लोग पढ़ाते हैं, जो तो अगर तो वो लोग बेचारे कॉल करते रहते हैं, कॉल करते हैं 2-4-5 दिन में बहुत लोग दोस्तों का कॉल आता है, कहते हैं कि भाई भरत तेरी ही जिंदगी बढ़िया है। मैं पूछता हूँ क्यों? कहता यार तू बढ़िया कमा रहा। मैं कहता अबे क्या कमा रहा यार, हैं हम लोग क्या है सेवा प्रोवाइडर्स हैं, काम मिल गया तो पढ़ा रहे, नहीं तो बीबी की बातें सुन रहे, राइट। तो दोस्तों लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, अबे यार गुजारा नहीं चलता सैलरी पर, क्यों महंगाई ज्यादा है। इसका मतलब क्या, अगर मान लो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा तो आपकी सैलरी तो बढ़ेगी। वो मैंने बताया था डियरनेस अलाउंसेस सीपीआई के आधार पर तय होता है, और सीपीआई में भी घुस के बता दिया इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर तय होता है, बताया आप लोगों को। लेकिन दोस्तों तब भी कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अगर हम कंपेयर करें तो एक मेरे सामने दोस्तों सैलरीड पर्सन है, एक मेरे सामने लाइक फ्लेक्सिबल सर्विस प्रोवाइडर्स बिजनेसमैन है। तो मैं कहूंगा इन्फ्लेशन के समय इन्हें ज्यादा फायदा होगा और इन्हें नुकसान होगा तुलनात्मक रूप से। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन का प्रभाव, राइट। नाउ अपार्ट ऑफ दैट नेक्स्ट देखो, एक और बात करें, एक होता है लेनदार, एक होता है देनदार। पहले इसकी कहानी समझो, व्हाट इज लेनदार, व्हाट इज देनदार, क्या होता है पहले वो समझो, राइट। ध्यान सुनना दोस्तों, देखो मान लो इस समय इकोनॉमी में चल रहा है इन्फ्लेशन, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की। तो इस समय इकोनॉमी में चल रहा है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और ऐसे इन्फ्लेशन के समय अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी मुद्रास्फीति के समय, ध्यान सुनना मेरी बातों को, ऐसे मुद्रास्फीति के समय, इन्फ्लेशन के समय में मैं आप लोगों को 20 लाख रुपए दे देता हूं उधार, राइट। मैं आपको 20 लाख रुपए दे देता हूं उधार। अरे भैया एग्जाम्पल है, सच में ऐसा कभी नहीं होगा, लुगाई जान खा जाएगी हमारी। दोस्तों मान लो दोस्तों मैंने 20 लाख रुपए आपको दे दिए उधार, बोलो दे दिए, ठीक है। तो दोस्तों जब मैं आपको 20 लाख रुपए उधार दूंगा तो चूंकि मुझे आपसे पैसा लेना है, मुझे आपसे पैसा लेना है, तो मैं कहलाऊंगा, जो उधार देते हैं वो कहलाते हैं ऋण लेनदार। हिंदी में लिख देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेनदार, इन्हें हम बोलते हैं ऋण दाता, जिन्होंने लोन दिया है। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना है और आपने मुझसे उधार लिया है, आपने मुझसे उधार लिया है, ध्यान समझना, आपने मुझसे उधार लिया है, आपने मुझसे उधार लिया है।
आपको पैसा वापस देना है तो आप कहलाओगे देनदार, मतलब जो ऋणी होते हैं, मतलब ऋण लेने वाला, इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेटर। देखो रटना नहीं है, ध्यान समझना इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश का वर्ड देखो, डेटर दा, और ये देनदार, देनदार डेटर, मतलब जो लोग लोन लेते हैं वो देनदार, जो लोग लोन देते हैं वो लेनदार। इतनी क्लियर है बात? चलो अब मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन के दौरान अगर मैं आपको 20 लाख रुपए उधार दे दूं तो किसे फायदा होता है? जिसने उधार दिया है लेनदार को, या जिसने उधार लिया है देनदार को? दोस्तों इन्फ्लेशन के समय मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना। मान लो आप लोगों ने 20 लाख रुपए मुझसे लिए उधार, ठीक है भाई साहब ले लिए। अगर आपने 20 लाख रुपए मुझसे उधार लिए, 20 लाख रुपए आपने मुझसे उधार लिए, कब? इन्फ्लेशन में। और आपने वो 20 लाख रुपए लेकर गए और खरीद लिया गोल्ड, खरीद ली जमीन, मान लो एग्जाम्पल है, और अभी चल रहा है इन्फ्लेशन। ऐसे समय पर वो 20 लाख रुपए का जो गोल्ड था या जमीन थी, उसका प्राइस लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जो 20 लाख था वो 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80, 90, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ऐसे बढ़ता जा रहा है। मान लो 20 लाख की चीज 2 करोड़ से भी ज्यादा में हो गई, इन्फ्लेशन है। आप मेरे पास आए, आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका कि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे, ये लीजिए अपने 20 लाख रुपए, और गुरुजी ये लीजिए अपना ब्याज, इंटरेस्ट, उधार लिया था ना इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ क्या 20 लाख रुपए और इंटरेस्ट में मैं भी वो मौज लूट लूंगा जो आपने लूट ली? आप जवाब देंगे नहीं सर। इसका मतलब दोस्तों जो लोग उधार लेते हैं, मतलब डेटर्स, देनदार, ऋणी, इनको इन्फ्लेशन के समय होता है फायदा और इनको हो जाता है नुकसान। क्यों? एक लाइन में बता देते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो समझ लेना तुम्हारे बस की नहीं है और आज ही तैयारी खत्म कर दो। क्योंकि दोस्तों याद करो, इन्फ्लेशन के समय मनी की परचेजिंग पावर कम होती है या नहीं? इन्फ्लेशन के समय मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है या नहीं? तो जब मैंने आपको पैसा दिया था तब मनी की परचेजिंग पावर, और इन्फ्लेशन के दौरान जब आप मुझे पैसा लौटा रहे हैं तब मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई, तो क्या मैं भी उस मनी से उतना ही परचेज कर सकता हूं जितना आपने कर लिया? सो दैट मीन्स व्हाट, कि इन्फ्लेशन इज गुड बट गुड फॉर द डेटर्स, इन्फ्लेशन इज बैड बट बैड फॉर द क्रेडिटर्स। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट नाउ। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक है छोटे किसान, एक है बड़े किसान। दोस्तों इकोनॉमिक्स में ये छोटे किसान बड़े किसान क्या होते हैं, पहले मुझे सुन लें। जिनके पास, छोटे किसान और बड़े किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उन्हें छोटा किसान बोलते हैं, और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि होती है इन्हें बड़ा किसान बोलते हैं। ये इकोनॉमी में जब मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा आपको, लाइक अगर जो भी मेरे से सिविल सर्विसेज में आएंगे, लाइक जब आप लोगों को यूपीपीएससी का मेंस पढ़ाऊंगा या यूपीएससी के मेंस के बैच में आएंगे तो वहां पे मैं पढ़ाता हूँ एग्रीकल्चर। तो जब मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तब, मतलब इस बैच में तो नहीं आपको, लेकिन जब मेंस कर रहे होंगे हम इसी बैच में, जब जो हमारे यूपीपीएससी में है, या मान लो जो यूपीएससी में जब आप लोग आएंगे, तो मेंस के बैच में मैं आपको जब कृषि पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारी बातें होंगी। तो बस याद रखिए 2 हेक्टेयर तक की लैंड तो दोस्तों छोटे किसान, 10 हेक्टेयर से ज्यादा तो बड़े किसान। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जो छोटे किसान है बेचारा, वो अपने खेत में जो गेहूं बोता है वो क्या उसे बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक ऐसी कृषि जो वो खुद के लिए करते हैं, स्वयं के लिए। भैया कछु गेहूं निकल गया 10-12 क्विंटल, 5-6 क्विंटल खा ले परिवार वाले, और 2-3 क्विंटल जो गैया भैंसियां हैं बेखा ले, तो होगा काम। तो जाको मतलब जो भाव कि आप जा बताओ कि इन्फ्लेशन के समय फायदा किसको होगा,
तो जो बड़ा किसान है वो एक तरीके का प्रोड्यूसर है। बोलो हाँ या ना। जो बड़ा किसान है वो एक तरीके का क्या है, प्रोड्यूसर है। तो हम कहते हैं कि बड़े किसानों को फायदा होता है और छोटे किसानों को नुकसान होता है। पॉइंट इज ओके। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, एक है शेयर होल्डर, एक है बॉन्ड होल्डर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहां पे लिखते हैं शेयर होल्डर और एक है बॉन्ड होल्डर। ध्यान समझना, ये शेयर होल्डर क्या होता है, बॉन्ड होल्डर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फलाना ढिमाका, ऐसा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतारेंगे। लेट्स वेट फॉर द चैप्टर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इन्फ्लेशन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो होगा वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। तब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ इतना मान लें कि एक है शेयर होल्डर और एक है बॉन्ड होल्डर। क्या है ये सब चीजें वो बाद में सुने, फिलहाल अभी आप मेरे स्टाइल से सुने। क्या है शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर की कहानी, एक लाइन में सुनना। मान लो आपके पास पैसा है, एवरीवन, आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पैसे को निवेश करना चाहते हैं। अगर आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, उस पैसे को निवेश किया, तो आपके पास दो रास्ते हैं। सुनते जाना मुझे, आपके पास इन्वेस्ट करने के, निवेश करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप एक ऐसी जगह निवेश करें जहां पे आपने मान लो 1 लाख रुपए निवेश किया। हो सकता है उस 1 लाख में आपके पास 1.5 लाख रुपए आ जाए निवेश करने के बाद रिटर्न। हो सकता है 1 लाख निवेश करो 2.5 लाख आ जाए। हो सकता है 1 लाख निवेश करो तो 50,000 ही बचे। हो सकता है 1 लाख निवेश करो 10,000 ही बचे। भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया और आपका हो सकता 2 लाख मिल जाए, 2.5 लाख मिल जाए, 3 लाख मिल जाए, हो सकता 50,000 मिले, हो सकता 10,000 मिले। तो आप कहलाओगे शेयर होल्डर। वह इतना याद रखो, आपने शेयर्स पर निवेश किया। ये तो हम जानते ही हैं यार, शेयर्स के दाम ऊपर नीचे होते रहते। हो गया खत्म। एक है बॉन्ड होल्डर या बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स क्या है, एक लाइन में समझो। आपने 1 लाख रुपए कुछ ऐसी जगह निवेश किया, 1 लाख रुपए कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट किया कि जहां से आपको 1 लाख तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस फिक्स्ड इंटरेस्ट भी आएगा। मतलब 1 लाख तो आएगा ही आएगा, साथ में फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा। बताइए दोस्तों मुझे ईमानदारी से, इसे कहेंगे बॉन्ड होल्डर्स। समझ गए? मतलब क्या होता है वो तो अपन चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझा पाएंगे हम, मैं आपको बहुत डिटेल में। लेकिन फिलहाल के शेयर होल्डर्स का मतलब आपने 1 लाख निवेश किया, 2-2.5 लाख भी आ सकते हैं, 50,000 या 10,000 भी आ सकते हैं। आपने 1 लाख निवेश किया, बॉन्ड होल्डर है आप, तो 1 लाख तो आएगा ही आएगा, प्लस ब्याज भी आएगा आपके पास। तो ये हो गया दोस्तों शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर। राइट? बताएं दोस्तों ईमानदारी से, कॉन्सेप्ट समझ गए? और मुझे ये भी जवाब दें कि इन दोनों में फायदा किसको होगा इन्फ्लेशन का। सारे लोग कमेंट करें, इन दोनों में फायदा किसे होगा लाइक इन्फ्लेशन का? शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को? किसे फायदा होगा दोस्तों? मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के समय उत्पादन बढ़ रहा है। पढ़ाया था आपको, उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर्स के दाम बढ़ेंगे, तो शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। बॉन्ड होल्डर्स मैं कहूं तो ना फायदा ना नुकसान, ये न्यूट्रल है, इन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से, तो ये तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर कराते हैं कि कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से किसे फायदा होने वाला है, शेयर होल्डर्स को या बॉन्ड होल्डर्स को, तो जवाब होगा शेयर होल्डर्स। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आज सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, समय नहीं है लिखवाने का, इसको कल लिखेंगे। तो दोस्तों इससे क्या होगा, आज पढ़ लिया, कल लिख भी लेंगे, तो इससे 2 बार रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अभी है ना, आज टाइम नहीं मिला क्योंकि आज और भी चीजें लिख रहे थे। फिर हम कल की क्लास में ही लिखकर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या चलते हुए बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। दोस्तों
भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिलहाल आप लोगों को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान संतुलन क्या है, क्योंकि यह हमारा आखिरी चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स का। तो जब मैं आपको आखिरी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए आप बस इतना जान लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसा इकोनॉमिक्स में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। बस आप इतना जान लें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होता है। बस इतना जान लें आज के लिए, कि बस इतना जान लें कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ ऐसी चीज है जो निर्यात एवं आयात से संबंधित है, निर्यात एवं आयात से संबंधित है, निर्यात एवं आयात। बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है तो पूरा कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लासेस का डिस्कशन होगा। हो सकता मूड अच्छा हुआ तो 2.5-3 घंटे भी चला जाए, तब आपको मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है दोस्तों भुगतान संतुलन। ये कुछ ऐसी चीज है जो आयात और निर्यात से रिलेटेड है। दैट्स इट, छोड़ो, बस इतना जान लो दोस्तों कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसे बोलते हैं अनुकूल भुगतान संतुलन, एक होता है अनुकूल भुगतान, शॉर्ट में बोलते हैं अनुकूल बीओपी। चलो हिंदी में ही लिख रहे हैं तो पूरा ही लिख देते हैं, अनुकूल भुगतान संतुलन, अनुकूल भुगतान संतुलन। राइट, इंग्लिश मीडियम के भाई बहनों के लिए दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल बीओपी। एक और होता है जिसे बोलते हैं प्रतिकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, प्रतिकूल बीओपी, मतलब इंग्लिश में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल बीओपी। क्या है, रटो नहीं, सिर्फ मुझे समझो। और दोस्तों मेरी नहीं, अपने आप पर डिपेंडेंसी रखो। आप मुझे अपने आप बताइए भैया, भारत के लिए एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने कहा ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है। अगर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है तो इसका मतलब हो गया, तो अब बताइए बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने कहा 2 तरीके का है, एक तो हमारा फेवरेबल अनुकूल अच्छा, एक अनफेवरेबल प्रतिकूल बुरा। तो अब मुझे बताइए किसी भी देश के लिए क्या अच्छा होगा, किसी भी देश के लिए क्या अच्छा होगा कि उस देश में एक्सपोर्ट ज्यादा हो या इंपोर्ट ज्यादा हो, कमेंट करिए। किसी भी देश के लिए अच्छा क्या होगा, उस देश में एक्सपोर्ट ज्यादा हो या उस देश में इंपोर्ट ज्यादा हो। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लो किसी भी देश के लिए, यहां पर किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, तो वो क्या है, फेवरेबल है। क्योंकि अगर जितने ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे उतना ज्यादा विदेशी मुद्राएं भारत में आएंगी। राइट, और अगर हम बात करें अनफेवरेबल कब होगा, जब किसी भी देश का एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। अगर मान लो किसी भी देश में एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है तो उसे बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। राइट, चलो इतनी बात आप समझ गए हैं आज के लिए। लेकिन हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि भैया इन्फ्लेशन के समय बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका मतलब इन्फ्लेशन के दौरान किसी भी देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, वो सुनेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं यहां पर साइमल्टेनियसली आपको यह भी बताने वाला हूं कि इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मुद्रास्फीति का आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये आज नहीं, अगली क्लास में बताएंगे। दोस्तों जब तक के लिए आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें और आप घर से पढ़ के आइएगा कि इन्फ्लेशन के दौरान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा इस पे स्टडी करिएगा, कल आपके दिमाग को टटोला जाएगा और कल आपको बताएंगे कि इन्फ्लेशन का बीओपी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप दोस्तों कल वो सीख जाएंगे तो फिर थोड़ा इसके आगे और बढ़ेंगे और फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे शुरू कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन को नियंत्रित कैसे करते हैं। तो याद करो
मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों ये क्या है, टॉपिक एक है, लेकिन पहले टॉपिक में ही मैं इकोनॉमिक्स कम से कम 20% पढ़ा देता हूं, जिससे आपको यहीं से स्वाद आना शुरू हो जाता है। आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, पढ़ते जाइए इकोनॉमी। इकोनॉमी जैसा विषय आपके दिमाग में सबसे सरल विषय बनाकर मैं छोड़ूंगा दोस्तों। ये मेरा प्रण और तपस्या है, किसी और से नहीं, मेरी खुद की खुद से है कि दोस्तों आप लोग, जब भी मैं जो बैच पढ़ाना शुरू करता हूं उसमें इतनी जान डाल देता हूं कि क्योंकि हमारा जो विषय है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल अननोन है, अननोन है, आप उसमें कुछ जानते नहीं हैं। और दोस्तों वहां से शुरू करते हैं और दोस्तों आपको इतने इतने लेवल पर ले जाके छोड़ देते हैं जहां पे आप यूपीएससी के मेंस के आंसर भी लिखना शुरू कर दें। तो मिलेंगे दोस्तों आप अपने अगले सेशन में कल। जब तक आप अपना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, ईमानदार रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए और साथ में आजकल स्मार्ट वर्क भी करिए। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।